morning friends. Now जो कल रक्षाबंधन का पर्व था, उस रक्षाबंधन की आप सब लोगों को हार्दिक शुभेच्छाएं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट 9.2 एक्सरसाइज में। मैंने लास्ट बोला था कि हम जो एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले थे लास्ट में, मैंने कहा था वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो एग्जाम्पल ये था a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 is the aim of a and b to find the value of n। ये दो टाइप से पूछा जाता है, एक तो एम के लिए पूछा जाता है और एक जीएम के लिए पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है किसके लिए क्या आंसर आएगा। डेफिनेटली आप आंसर यहाँ पे याद रख लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये एमसीक्यू में ही पूछा जाता है। बट कहीं भी आपको ये प्रोसेस फॉलो करके आंसर लाना होगा तो आप कैसे लाएंगे वो आप यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा बनता है कि इसी सॉल्यूशन में यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको जो यहाँ पे प्रॉपर वे एंड फाइंड करने के लिए यूज करना है वो क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या यहाँ पे पढ़ चुके हैं हम कि ए एंड बी का जो एम है, एम ऑफ ए एंड बी, हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं दोनों का सम करके होल डिवाइड बाय 2। उसको हम एवरेज ही बोलते थे ना, एवरेज ही बोलते थे। तो उसको क्या लिखते हैं हम, दो वेरिएबल्स है ए प्लस बी, वेरिएबल्स तो नहीं है यहाँ पे कांस्टेंट है ये दोनों, उसकी वैल्यू कोई एक कांस्टेंट आएगी तो दोनों कांस्टेंट के डिवाइड बाय 2 लिखेंगे हम एम के लिए। तो इसका एम जनरली दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है हमको। इसका मतलब a रेज टू n प्लस b रेज टू n होल अपॉन a रेज टू n माइनस 1 प्लस b रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू, इसका एम दिया हुआ है। एम क्या है, a प्लस बी होल डिवाइड बाय 2। चलो आगे बात करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 ये दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा और ये दोनों के साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा ऐसा 2 इंटू ए रेज टू एन प्लस बी रेज टू एन इंटू ए प्लस बी इंटू यहाँ पे बनेगा ए रेज टू एन माइनस 1 प्लस बी रेज टू एन माइनस 1, ऐसा कुछ बनेगा। एक्सपांड कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीपल करें, बाद में इससे मल्टीपल करें 2, तो 2 ए रेज टू एन प्लस 2 बी रेज टू एन इज इक्वल टू, ये पहले इसके साथ मल्टीपल होगा, बाद में इसके साथ, और b पहले वाले के साथ, b दूसरे वाले के साथ। तो क्या बनेगा, a इंटू ए रेज टू एन माइनस 1 प्लस a b के साथ मल्टीपल करो तो a b रेज टू एन माइनस 1, अगेन क्या बनेगा, तो b a रेज टू एन माइनस 1 और लास्ट में बनेगा b इंटू b रेज टू एन माइनस 1। अब आपको यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो आपको दिया हुआ n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप प्राइमरी स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हुए हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड यानी कि 7th और 8th स्टैंडर्ड में आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। तो ये प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, ए, इसकी प्रॉपर हम घात लिखे तो क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। इसका मतलब ये घात का सम होगा, यहाँ सॉरी ये एक्सपोनेंट का सम होगा यहाँ पे, तो प्रॉपर एक्सपोनेंट क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये दोनों का आंसर क्या बनेगा, a रेज टू n। ऐसे ही यहाँ पे क्या बनेगा, b रेज टू n, ये दोनों का यहाँ पे मैंने आपको बता देता हूँ, a रेज टू 1 है ये और a रेज टू n माइनस 1 है। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं, बेस सेम है तो ए लिखेंगे इसको, ये बेस कितना है, सेम है। यहाँ पे आपको दिखने में दिक्कत आती होगी शायद, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा, ये ए बेस है, एक्सपोनेंट का सम होगा 1 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे 1 कैंसिल होके ए रेज टू n बनेगा। ये आपका रफ है, मैं जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ऐसे ही यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे बेस b है, एक्सपोनेंट तो यही है 1 n माइनस 1, तो यहाँ पे 1 कट करके b रेज टू n बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जगह मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा, तो आपको पता है
अगले स्टेप में हम ऐसा कुछ लिखेंगे, ये तो है ही 2 इंटू ए रेस टू एन प्लस 2 इंटू बी रेस टू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, ए रेस टू एन बनेगा, ये तो है ही, इसको तो मैंने कुछ किया नहीं है। उसके बाद ये भी स्टेप एज इट इज है, प्लस बी इंटू ए रेस टू एन माइनस वन। इस स्टेप को हम लिखना चाहते हैं ऐसे कुछ, तो लिख सकते हैं बी रेस टू एन। ओके, चलो आगे बढ़े। इससे आगे क्या बात करते हैं हम, तो आगे क्या होगा, तो ये और ये वाला पद, उस दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो वो माइनस साइन के साथ लिखे जाएंगे। यहाँ पे 2 ए रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन, तो कितना बचेगा, ए रेस टू एन बचेगा। डायरेक्टली स्टेप लिख रहा हूं मैं यहाँ पे माइनस करके 2 बी रेस टू एन, तो इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस बी रेस टू एन, तो वो भी बी रेस टू एन बन जाएगा। और यहाँ पे बचेगा क्या, ए इंटू बी रेस टू एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए रेस टू एन माइनस। अब मुझे क्या करना है, तो एक ही जो पावर वाली टर्म है, कुछ एन की पावर में दी हुई टर्म है, उसको एक साइड में ले आऊं, और दूसरी जो बी वाली टर्म है पावर वाली कुछ, उसको एक साइड कंबाइन कर दूं, तो ये बी वाली टर्म है वो उस साइड ले जाता हूं मैं, और ये के जो एक्सपोनेंट में एन है वो टर्म को मैं इस साइड ले आऊं, तो इसका मतलब ये टर्म है वो इधर चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, और ये टर्म है वो उधर चली जाएगी। जो माइनस प्लस आप करते थे वो भी आपको करना ही है, तो ए रेस टू एन बन जाएगा, ये इस साइड आएगी, तो माइनस ऑफ क्या बनेगा, बी इंटू ए रेस टू एन माइनस वन बनेगा। और यहाँ पे ये तो है ही, आगे ये उस साइड जाएगी तो क्या बनेगा, माइनस बी रेस टू एन बनेगा। ओके, चलो आगे बढ़े। अब आपको अच्छे से देखना है यहाँ पे मैंने क्या किया है। इसे आपने यहाँ पे जो मैंने दिखाया है वो आपको अपनी बुक में नहीं दिखाना है, यानी कि ये आपको समझाने के लिए है, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आई इसलिए मैंने ये आपको दिखाया है ड्रॉ करके। ओके, चलो इन दोनों में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, तो मैं बोल रहा हूं इसमें से ए रेस टू एन माइनस वन कॉमन निकाल, ए रेस टू एन माइनस वन। आपको पता है ए रेस टू एन किस तरह दिखने वाला है, तो ये ए रेस टू एन है वो इस तरह कुछ दिखने वाला है, तो ए रेस टू एन माइनस वन कॉमन निकाल, क्या बचेगा, ए बचेगा। तो यहां से मैं कॉमन निकालता हूं ए रेस टू एन माइनस वन, यहाँ पे बचेगा ए, और यहाँ पे ए तो कॉमन निकल गया तो बी बचेगा। इस तरह इस साइड भी बी रेस टू एन माइनस वन कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे बचेगा ए, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, बी बचेगा। जहां पे ये था बेस, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बेस यहाँ बी था। ओके, दोनों सेम टू सेम है प्रोसेस। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड से ए माइनस बी हटा देता हूँ, वो तो कॉमन है, और इसको क्या ले जाता हूं मैं, डिनोमिनेटर ले जाऊं, ए रेस टू एन माइनस वन अपॉन बी रेस टू एन माइनस वन। कुछ नहीं यहाँ पे लिखने हैं, सब कुछ कैंसिल हो जाता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 लिखते हैं, ये आपके पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, तो कि एन की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा कुछ करूं, क्या करूं, तो ये दोनों को एक्सपोनेंट सेम है, ये दोनों का एक्सपोनेंट सेम है, तो होल का एक्सपोनेंट में लिख सकता हूं। यहां पे मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, ए अपॉन बी होल रेस टू एन माइनस वन इज इक्वल टू 1। अब मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे 1 की जगह क्रिएट करना है कि यहाँ पे दोनों साइड सेम वैल्यू आ जाए और एक्सपोनेंट में जो है वो ही अलग हो। उसका मतलब आप किसे 1 बोलते थे, तो कोई भी की एक्सपोनेंट 0 है, कोई भी की एक्सपोनेंट 0 है तो उसको आप 1 बोलते थे। तो अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बाई बी होल रेस टू एन माइनस वन तो है ही आपके पास, होल रेस टू एन माइनस वन तो है ही। 1 की जगह में क्या लिखता हूं, तो 1 की जगह ऐसा कुछ लिख सकता हूं, क्योंकि कोई भी की पावर आप 0 ले लो तो वो क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। यहां पे लिखता हूं हम 1 इज इक्वल टू ए बाई बी होल रेस टू 0। आप ले सकते हैं क्योंकि कोई भी की 0 पावर क्या है, 1 है। ओके, चलो अब बेस तो सेम है दोनों का, एक्सपोनेंट ही अलग अलग है, तो एक्सपोनेंट को आप, ये दोनों इक्वल है तो एक्सपोनेंट को भी आप इक्वल बना सकते हो। तो इसका मतलब n माइनस वन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे n निकल के आ गया आपके पास 1। इसका मतलब n का वैल्यू आएगा यहाँ पे 1। तो ये आपका सॉल्यूशन है, आप अच्छे से देख लेना, एक बार और देख लेना। ये आपका रफ काम है, मैंने 2 बार इसे यूज किया है, एक बार यहाँ पे दोनों के
लिए और यहाँ पे भी मैंने यूज किया है कॉमन निकालने के लिए। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये कहाँ से आया है और किस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, चलो ये एग्जाम्पल डन हो गया हो तो आगे बढ़े। तो जिसको भी ये समझ नहीं आया है वो अच्छे से एक बार रिवाइज करे वीडियो को, और भी अच्छे से समझना है, आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आती है, इस स्टेप में दिक्कत आती है। फोटो निकाल के आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, टिक करके यहाँ पे स्टेप में मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आगे हम बात करेंगे जब जीपी पढ़ेंगे तो यहाँ पे जीएन के साथ आएगा वैल्यू, तो ये तो सेम ही बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जीएम की वैल्यू बनेगी, यहाँ पे एपी की वैल्यू है, जो एएम की वैल्यू वहां पे जीपी की वैल्यू बनेगी। ओके, तो उसका डिस्कशन हम आगे जब जीपी पढ़ेंगे तब करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, 16 नंबर का एग्जाम्पल है। तो 16 नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें दिया है बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way the resulting sequence in AB। ओके, क्या बोल रहा है ये, 1 और 31 के बीच में आपको m नंबर्स दिए हुए हैं और m नंबर्स का जो आपको रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलता है वो एपी में है। इसका मतलब साफ साफ आपको पता चल गया कि हमने जो आगे इंसर्टेड 5 टर्म्स की थी इसकी तरह यहाँ पे m टर्म इंसर्ट करनी है, वो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में बता रहे हैं। और उसमें जो आपके पास m नंबर ऑफ टर्म इंसर्ट की है उसमें 7th और m-1th नंबर्स का रेशियो भी आपके पास गिवन है 5:9। तो आपको फाइंड करना है m की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड कर रही है, m की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो पहले तो दिया हुआ है वो हम यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं, बाद में आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ दिया हुआ है, हियर 1 और 31 इसके बीच में A1 से लेके अप टू सो ऑन ये m-1 और ये m 1 से लेके m तक मैंने m नंबर ऑफ टर्म्स इंसर्ट कर दी। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे a का मतलब एक इस तरह हमको दिखेगा, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 होगा, b इज इक्वल टू 31 होगा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये हम n की वैल्यू बताते हैं, n इज इक्वल टू m है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2 है। ये दोनों उसमें ऐड हो जाती है। ओके, तो इसका हम यूज करेंगे। पहले तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, d फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो d इज इक्वल टू b माइनस अपॉन n+1, ऐसा कुछ आपके पास फॉर्मूला था। वैल्यू पुट अप करते हैं 31 -1 अपॉन यहाँ पे बनेगा m+1। ओके, चलो तो यहाँ पे कितना आएगा, 30/m+1। ये आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया यहाँ पे। अब मैं क्या बात करता हूँ, मुझे चाहिए 7th और m-1 टर्म की रेशियो। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं, 7th टर्म उसमें क्या आएगी, A7 आएगी, और m-1 टर्म इसे कुछ इस तरह कुछ लिखेंगे हम। इसका रेशियो हमें गिवन है 5:9। तो इसका मतलब क्या है, आगे करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या आएगा यहाँ पे, A7 और am-1। अब मैं क्या बोलता था आपको पता है, यहाँ पे इसका जो टर्म लिखने वाले हम A7 लिखने वाले हैं वो क्या आएगा, ऐसे ही लिखेंगे हम, क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे जो है उसके साथ ही b लिख देना है यहाँ पे आपको, क्योंकि ये am वाली टर्म है। और यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा, इज इक्वल टू 5/9। चलो फटाफट से सोल्व कर दो। यहाँ पे 1 और d की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ऊपर जो a की वैल्यू है मैंने पुट की है 1 प्लस यहाँ पे क्या है 7d, तो 7 इंटू 30/n+1 d की वैल्यू है, वो हमने d की जगह पुट कर दी। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा,
ए, इसका मतलब 1, यहाँ पे है m-1 और d की वैल्यू है 30/m+1 और इक्वल टू 5/9, जो आपको रेशियो दिया हुआ है वहां पे। चलो आगे बढ़े, तो क्या आएगा यहाँ पे m+1 दोनों में एलसीएम लेकर डायरेक्टली कट कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे m+1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 210, क्योंकि 7 × 30 डिनोमिनेटर में m+1 मल्टीप्लाई करो तो ऐसा कुछ बनेगा और 30 के साथ वो मल्टीप्लाई होके ऐसा कुछ बनेगा 30m-30 होल इक्वल टू 5/9। चलो इसका सॉल्यूशन आप दे दो अच्छे से। तो आपको पता है क्या लिखने वाला है, हम न्यूमरेटर में बनेगा m+211 और डिनोमिनेटर में बनेगा हमारे पास ये m और ये 30m, तो 31m, 1 के साथ ये माइनस हो जाएगा तो -29 इज इक्वल टू 5/9। 9 यहाँ पे मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1899 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 मल्टीपल करो तो बनेगा 155m, ओके 155, 31 × 5 155 एंड 29 × 5 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 145। वो कितना आएगा 145। किस तरह लिखेंगे हम, माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है, ये वैल्यू उस साइड जाने दो, ये वैल्यू इस साइड आने दो m वाली, तो 9m -155m इज इक्वल टू -1899 -145। यहाँ पे बचेगा कितना, क्योंकि -146m इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे बचेगा लास्ट में 9 × 5 14, 10 होगा, यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 10 + 4 अगेन 4, ओके। यहाँ पे 1 आएगा, 19 + 1 20, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल कर दो तो m की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 14। कितनी आ गई 14, ओके। चलो रेडी कंप्लीट। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 14 आएगी। आगे बढ़े, ये तो इजी एग्जांपल है, इसमें यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये a वाली टर्म है, जो उसको हम कैसे लिखते हैं, a वाली टर्म को हम लिखते हैं ऐसे ही, यहाँ पे n लिख देते हैं, यहाँ पे n- वाली टर्म नहीं लिखते क्योंकि हमको पता है a7 पहले से हम गिने तो कितनी टर्म होगी, a7 यहाँ पे आएगी और एक टर्म ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे बनना चाहिए स्मॉल a, इसका मतलब a+7d होगा और m-1 ये टर्म कितनी की होगी, m+1 टर्म होगी, तो am+1 यहाँ पे m-1 ही होगा, ओके। चलो आगे बढ़े, 17 वाला एग्जांपल है वो आपके पास गिवन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपके पास, ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे कि अ मैन स्टार्टिंग रिपेइंग अ लोन एज अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। उसका मतलब उसका फर्स्ट टर्म जो सीरीज हमारे पास जनरेट होगा यहाँ पे, उसका फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है यहाँ पे 100, और क्या बोल रहा है आगे, इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 से इंस्टॉलमेंट को इंक्रीज करता है वो, तो एवरी मंथ इंक्रीज करता है, तो आपको बोला है यहाँ पे 30th इंस्टॉलमेंट उसका क्या होगा, उसका मतलब 30 वाली टर्म वो आपको डेफिनेटली पूछ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब आपको साफ साफ पता है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 17th में, a इज इक्वल टू आपके पास है यहाँ पे 100, d इक्वल टू आपके पास है 5 और आपको जनरेट करना है a30। तो ये तो आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, आप सब लोग ये कर लेंगे डेफिनेटली, ओके। तो चलो ये करके आप आंसर मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, और कमेंट में जिन लोगों को दिक्कत आती है कमेंट लिखने में वो मुझे मेरे नंबर पर भी बता सकते हैं, ओके। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो भी उसको नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपके पास नंबर है ही। चलो 18 वाला मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे, ये आपको ओनली फॉर हिंट के लिए ही समझाएगा। यहाँ पे आपको ये होमवर्क में करना है, 18th वाला है वो हम लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी एग्जांपल्स जो आपके दी हुई है, एग्जांपल्स ZWL में पूछी जाती है, कई बार ऐसे एग्जांपल्स ZWL में आते हैं, ओके। तो इसको हम
अच्छे से पढ़ते हैं। क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, यहाँ पे इंटीरियर एंगल है ऑफ अ पॉलीगन इज 5। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है 5 का, और आपको बोला है इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, स्मॉलेस्ट एंगल है उसका 120 है, तो आपको फाइंड करना है वो पॉलीगन की साइड्स कितनी है, पॉलीगन की साइड्स कितनी है। तो हम पहले तो सपोज कर लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि जो पॉलीगन है वो n साइड का है, पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पॉलीगन की? n है। तो पॉलीगन हैव n साइड्स, मान लेते हैं कि पॉलीगन के पास n साइड्स है। ओके, तो अब हमें पता चल गया हमको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n फाइंड करने के लिए पहले तो मैं जितना दिया है उसका यूज करूं। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितने बनेंगे? तो यहाँ पे आपके पास आएगा n-2 इंटू 180, ये उसका सम है। ये फॉर्मूला आप आपके प्राइमरी सेक्शन में पढ़े हुए हैं, और यदि आप नहीं पढ़े हुए हैं तो गूगल पे फाइंड कर सकते हैं। या आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास ट्राइंगल है, आपके पास क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब क्या है? 3 साइड है। 3 साइड यहाँ पे पुट कीजिए तो इंटीरियर एंगल का सम कितना बनना चाहिए? 180 बनना चाहिए आपके पास। ओके, तो 3 पुट करें, 3 - 1, 3 - 2, 1 इंटू 180। तो आपका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इंटीरियर एंगल जो आपके पास गिवन है उसका सम 180 है। तो क्या है? आप पढ़ चुके हैं ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। यहाँ पे 4 पुट कीजिए तो आपके पास या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर में क्या बोलते हैं आप? तो स्क्वायर में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360। तो यहाँ पे 4 पुट कीजिए, 4 - 2 2, 2 इंटू 180 360। इसका मतलब ये n टर्म्स के लिए जनरेट की हुई फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ओके, तो n टर्म्स का जो हम सम करते हैं, n साइड वाली पॉलीगन की इंटीरियर एंगल की सम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। यहाँ पे मैं लिख देता हूं विथ n साइड्स, विथ n साइड्स। ओके, चलो आपको ये तो मिल गया। अब आपको पता है स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल क्या आपको दिया हुआ है? तो क्या दिया हुआ है, उसका मतलब वो आपकी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। यहाँ पे स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज 120। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट जो साइड है उसके साथ का एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा 120 है। और डिफरेंस कंसेक्यूटिव साइड के यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, डिफरेंस दिया हुआ है 5 का। तो हमको यहाँ पे पता चल गया डिफरेंस क्या हमारा 5। अब मैं बोलता हूं, मैं n साइड वाले पॉलीगन का मैं इंटीरियर एंगल का सम कर दूं। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन विथ n साइड इज इक्वल टू, अब क्या बनेगा यहां से? तो आपके पास गिवन क्या है? इसकी फॉर्मूला है n/2 इंटू Sn की फॉर्मूला आपके पास गिवन है, ऐसी कुछ है ना? Sn की फॉर्मूला आपके पास गिवन है ऐसी कुछ, इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। तो ये तो हमारे पास इक्वेशन 1 में है। क्या है? यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसकी जगह n-2 इंटू 180, और ये यहाँ पे ओके चलो, ये यहाँ पे n/2 है, a कितना है? 120 है। तो इसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो 240। ओके, यहाँ पे जितने बनते हैं उस वो स्टेप हम कैंसिल कर देते हैं और डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। यहाँ पे 240 बन गया, यहाँ पे n-1 एज इट इज, और d की वैल्यू हमारे पास है 5। d की वैल्यू क्या है? 5। ओके, चलो आगे बढ़े। ये 2 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? n-2 इंटू 2 इसके साथ मल्टीपल होकर 360 बन जाएगा, और यहाँ पे बनेगा n इंटू 240 प्लस 5 मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो ऐसा कुछ आपके पास आएगा। ओके, चलो आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे 360 इसके साथ मल्टीपल कर दो तो 360n
-2 के साथ मल्टीपल होके बन जाएगा -720। यहाँ पे क्या बनेगा 240 -5, तो 235 बनेगा 235। इसके साथ n मल्टीपल करके हम लिख सकते हैं 235n प्लस लास्ट में n मल्टीपल करें तो 5n²। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, इन दोनों को उस साइड ले जाऊं तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 5n² पॉजिटिव है प्लस ये भी पॉजिटिव, ये उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और इस साइड बचे 0। चलो आगे सॉल्यूशन आप करते हैं। 5n² एज इट इज, इसके साथ तो कुछ हम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दो टर्म n वाली है तो माइनस के साथ हम शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बिगर वैल्यू है हो गया है माइनस के साथ है। 360 माइनस 235 क्या आएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 125, ऐसा कुछ बचेगा 125 बचेगा यहाँ पे शायद, अब देख लेना। और लास्ट में से हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे इस तरह लिख देते हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ, उसमें से 5 कॉमन निकाल के 0 के डिनोमिनेटर में डाल दो, यहाँ पे n² बन जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन निकालो तो बन जाएगा ये 25 और यहाँ से 5 अगर आप कॉमन निकालते हो तो क्या बनेगा 144। यहाँ पे क्या बनेगा 144। ओके, देख लेना एक बार बनता है कि नहीं 144। ओके चलो आगे बढ़े। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, इसका आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके आपके पास वैल्यू क्या आएगी 144 के आप ऐसे फैक्टर लीजिए कि वो दोनों फैक्टर का सम 25 मिले। तो आपको पता है 16 × 9 144 और 16 + 9 क्या आएगा 25। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहां से दो वैल्यू जनरेट हुई हमारी n = 16 और n = 9। अब आप बोलिए, अब आप मुझे बताइए कि क्या आप ऐसा लिख सकते हैं या तो पॉलीगन 16 साइड का है या तो पॉलीगन 9 साइड का है। ऐसा तो नहीं लिख सकते हम इंटीरियर एंगल के लिए। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे जो सम करते हैं वो तो एंगल होते हैं। एंगल तो क्या होता है, एंगल तो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म हम बता नहीं सकते, दो साइड हम बता नहीं सकते। ऐसा ही एग्जाम्पल्स जेईई एडवांस और मेंस में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आंसर किस तरह दिए होते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में तो इस तरह कुछ दिए होते हैं 16 B 9 C दिया हुआ है 16 and 9 और D हुआ है यहाँ पे नन। तो आप किसको, और यहाँ पे नन की बजाय ऑल ऑफ अबव दे दे तो आप किसको चूज करेंगे? यहाँ पे या तो 16 आएगा या तो 9 या तो दोनों और या तो ऑल ऑफ अबव। इसका मतलब यहाँ पे तो इस तरह आप देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ अबव ही आएगा, ऑल ऑफ अबव ही आएगा यहाँ पे आंसर। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आप देख लेना यहाँ पे आंसर क्या आता है, अच्छे से देखना। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, n की वैल्यू पुटअप करता हूँ an में। an की फॉर्मूला आपके पास है a + n - 1 × d। an का मतलब क्या है तो आपको पता है। a हमने क्या लिया हुआ है, जो इंटीरियर का फर्स्ट एंगल है वो लिया हुआ है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल लिया हुआ है तो an वाला है वो n साइड के लिए इंटीरियर एंगल है, ये फर्स्ट साइड का है वो n वाले साइड का है। तो इसका मतलब यहाँ पे a पुट करो 120, ये मैं लिखा हूँ n = 16 के लिए। बाद में चेक करेंगे n = 9 के लिए। तो यहाँ पे बनेगा 16 - 1 15 और d की वैल्यू कितनी है 5 है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बनेगा 74 और ये 195 बन के निकल के आई है। तो ये तो कितनी है, तो ये आनी चाहिए हमारे पास। आपको पता है इंटीरियर एंगल बनता है तो हमारी वैल्यू 180 से कम आनी चाहिए तो ही इंटीरियर एंगल बनता है हमारा। इंटीरियर एंगल कैसे होता है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ पॉलीगन में इंटीरियर एंगल बनेगा तो वो 180 से बिलो होगा। ओके, 180 से बिगर वाली वैल्यू नहीं चाहिए हमें। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज लेस देन 180, ऑलवेज लेस देन
180। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है, यानी कि आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर इज इक्वल टू 9। 9 साइड का पॉलीगन हमारे पास है, इसका मतलब यहाँ पे भी आंसर बनेगा बी। आपको ऐसे ही टिक करना है, आपको ऑल ऑफ ओवर टिक करके आ गए और आप आके बोलेंगे ऐसे ही सर मैंने तो यहाँ पे राइट ही टिक किया है। ओके, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे क्या आता है 9 आएगा आंसर। ओके, तो ये आपको चेक करना है। इससे 2-3 एग्जाम्पल आप अच्छे से पढ़ते चाहिए। आपके पास रेफरेंस बुक होनी चाहिए, रेफरेंस बुक आप परचेस कर सकते हैं बाजार में से। मैं आपको प्रीफर करता हूँ या तो आप अरिहंत की रेफरेंस बुक जो आती है वो प्रीफर कर ले जेई के लिए, या फिंगर टिप्स भी अच्छी आती है। फिंगर टिप्स में जो लेवल है वो अच्छा लेवल आता है, अरिहंत में उससे एक लेवल अप आता है। अरिहंत में जो है प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे फिंगरप्रिंट में फिंगर टिप्स जो आप लेंगे उसमें प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल कम होगा। ओके, तो आपको जो भी परचेस करना है वो आप परचेस कर ले। ऑनलाइन भी मिलता है यहाँ, अब फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे आप बुक फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगी। ओके, और उसमें अब दिक्कत आती है उसमें कुछ कि आपको पता नहीं चलता है तो आप मुझे बताइए। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर से। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीपी का और जीएम का। बाद में एक्सरसाइज नंबर 9.3 वाला जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर, जो हमने पढ़ा है उसके लिए प्रिपरेशन कर ले। उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसके हम एग्जाम्पल्स आपको होमवर्क में देंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे कि ये एग्जाम्पल्स आप मेंस के लिए प्रिपेयर करें। ओके, एपी से ही बनेंगे एग्जाम्पल्स, बट वो जेई के लिए होंगे, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर ले। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और अगेन आपके ये अब वेकेशन आने वाले हैं, वेकेशन में आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि वेकेशन क्या होता है, अभी तो कोरोना का वेकेशन ही है सबके लिए, बट जो अब आने वाले हैं फेस्टिवल्स, ओके, जन्माष्टमी आने वाली है, तो आपको कुछ भी वर्क नहीं है आपके पास, या तो आप घूमने के लिए नहीं जा सकते बाहर क्योंकि कोरोना है, तो ये अच्छे से आप पढ़ाई करें। मिलते हैं फिर से न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।